एक बहुत पुराना सिद्धांत है, धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और ये बात उस रात की घटनाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक ऐसी रात जब कुछ जांबाजों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। तो बात है अप्रैल 2022 की, एक 12 घंटे का ऑपरेशन जो एक राष्ट्रीय आपदा को रोकने के लिए था। जरा सोचिए, तारीख थी 23 अप्रैल 2022, जगह जम्मू के घने जंगल, और मिशन प्रधानमंत्री को एक बहुत ही घातक हमले से बचाना। घड़ी की सुइयां टिक टिक तेजी से घूम रही थी और दांव पर सच पूछिए तो पूरे देश की सुरक्षा थी। अच्छा, अब इस पूरी घटना की गहराई में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। मतलब वो क्या राजनीतिक माहौल था जिसने प्रधानमंत्री की इस यात्रा को इतना ज्यादा अहम और साथ ही इतना ज्यादा जोखिम भरा बना दिया था। तो देखिए, अगस्त 2019 में जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। अब इसके करीब 3 साल बाद 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू में पहली सार्वजनिक रैली होने वाली थी। ये दौरा सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये एक बहुत पावरफुल सिंबल था, और जाहिर है यही वजह थी कि एक बहुत बड़ा निशाना भी बन गया था। और ये खतरा भी कोई छोटा मोटा खतरा नहीं था, ये एक फिदाइन हमले का खतरा था। अब ये फिदाइन हमला होता क्या है? ये एक तरह का सुसाइड मिशन होता है जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा तबाही, ज्यादा से ज्यादा जाने लेना। इसमें हमलावर अक्सर भीड़ वाली जगह में घुसकर खुद को विस्फोट से उड़ा देते हैं। नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो अब बैकग्राउंड सेट हो चुका है, चलिए अब सीधे चलते हैं उस रात में जब ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ। 23 अप्रैल की शाम एक बड़ी ही रहस्यमय चेतावनी आती है और उसके साथ ही सब कुछ बदलने वाला था। सोचिए, प्रधानमंत्री की रैली शुरू होने में अब सिर्फ 12 घंटे बचे थे, सिर्फ 12 घंटे। हर एक मिनट, हर एक सेकंड की कीमत थी, और कैप्टन राकेश और उनकी स्पेशल फोर्सेस की टीम पर वक्त का दबाव जबरदस्त था। अब होता यह है कि 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन राकेश, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए वहां तैनात थे, उनके अलर्ट डिवाइस पर अचानक एक मैसेज फ्लैश होता है। ये खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से था। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द थे, अलर्ट अलर्ट, बस। कोई और जानकारी नहीं, कोई डिटेल नहीं, सिर्फ एक सीधी और बहुत ही गंभीर चेतावनी। और देखिए, कैप्टन राकेश अभी इस चेतावनी का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक और बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। अचानक सारी की सारी कम्युनिकेशन लाइंस बंद हो गईं, डेड। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ग्रिड जैम हो चुका था। इसका मतलब अब वो पूरी तरह से अकेले थे और सचमुच अंधेरे में थे, किसी से कोई संपर्क नहीं। तो जहां एक तरफ जम्मू में ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी ओर चलिए कहानी का रुख दिल्ली की तरफ करते हैं। यहाँ स्ट्रेटेजिक कमांड में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस तेजी से बिगड़ती हुई सिचुएशन पर पूरी नजर रखे हुए थे। जैसे ही कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की खबर उन तक पहुंची, एनएसए डोभाल ने एक्शन लेने में एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने फौरन 3 काम किए। 1, ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक्टिवेट किए। 2, पास के पठानकोट एयरफोर्स बेस से संपर्क साधा। और 3, जो सबसे जरूरी था, एक रिले टीम को पूरी की पूरी खुफिया जानकारी के साथ फौरन कैप्टन राकेश तक भेजने का ऑर्डर दिया। और ये जो रिले टीम खुफिया जानकारी लेकर जा रही थी, वो सच में चौंकाने वाली थी। पता चला कि टारगेट प्रधानमंत्री पर एक फिदाइन हमला था। करीब 14 से 15 आतंकवादियों का एक सेल रैली वाली जगह के पास के जंगलों में ही एक्टिव था। लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी ये थी कि किसी भी हालत में भारी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि किसी भी बड़ी हलचल से आतंकवादी बौखला सकते थे और हो सकता है कि वो पास के किसी गांव पर ही हमला कर देते। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं जम्मू के उन घने जंगलों में, जहां कैप्टन राकेश और उनकी टीम बिना किसी बाहरी मदद के एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रही थी जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि बिना किसी कम्युनिकेशन के उस घने अंधेरे जंगल में सिर्फ 6 लोगों की एक टीम 15 खतरनाक आतंकवादियों के एक छिपे हुए सेल को आखिर कैसे ढूंढ सकती थी? मतलब ये सुनने में ही एक नामुमकिन सा काम लग रहा था। जरा इस हालात की गंभीरता को समझिए। एक तरफ कैप्टन राकेश की सिर्फ 6 लोगों की टीम थी
और दूसरी तरफ करीब 15 आतंकवादी जो भारी हथियारों से लैस थे और मरने मारने पर ही उतारू थे। ये किसी भी एंगल से बराबरी का मुकाबला तब बिल्कुल नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में कैप्टन राकेश ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, वो था टेक्नोलॉजी। उन्होंने फौरन एक टैक्टिकल ड्रोन को हवा में भेजा और ड्रोन ने अपना काम कर दिखाया। उसने आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगा लिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। जैसे ही आतंकवादियों को ड्रोन की भनक लगी, वो चालाकी से तुरंत 2 ग्रुप्स में बंट गए। इससे मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। उनमें से एक ग्रुप ने सीधे कैप्टन राकेश की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जाहिर है एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई, लेकिन राकेश की टीम ने बहुत चतुराई दिखाते हुए उन आतंकवादियों को दोनों तरफ से घेर लिया और पहले ग्रुप के 5 आतंकवादियों को मार गिराया। ये एक छोटी जीत जरूर थी, लेकिन जो असली खतरा था, मतलब जो फिदायीन हमलावर थे, वो अभी भी बाहर थे और आजाद घूम रहे थे। और अब हम इस ऑपरेशन के सबसे खतरनाक और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं। वो आखिरी टकराव जो शोर में नहीं बल्कि पूरी खामोशी में लड़ा जाना था। ठीक उसी वक्त पठानकोट से भेजी गई वो रिले टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और वो एक बहुत ही भयानक खबर को कंफर्म करते हैं कि जिन आतंकवादियों को अभी अभी मारा गया उनमें सुसाइड बॉम्बर नहीं थे। जो बचे हुए आतंकवादी थे और उनमें फिदायीन हमलावर भी शामिल थे, वो अब पास के एक गांव की तरफ बढ़ रहे थे। अब ड्रोन की लाइव फीड लगातार आ रही थी। उसे गौर से देखते हुए कैप्टन राकेश की तेज और अनुभवी नजरों ने कुछ ऐसा पकड़ा जो बाकियों से अलग था। उन्होंने देखा कि 2 आतंकवादियों की बॉडी हीट दूसरों से ज्यादा है। ये गर्मी उनके शरीर पर बंधी एक्सप्लोसिव वेस्ट की थी। उन्होंने पहचान लिया था, यही दोनों फिदायीन थे। बिना 1 सेकंड भी सोचे राकेश अकेले ही उनके पीछे निकल पड़े। इसके आगे जो हुआ वो सच में अविश्वसनीय था। उन दोनों फिदायीन हमलावरों ने अपने हाथ में जो डेटोनेटर पकड़े थे उन्हें एक्टिवेट कर लिया था। इसका मतलब अब गोली चलाना तो ऑप्शन ही नहीं था। एक भी गोली लगती तो सीधा धमाका होता। ये सोचकर राकेश ने अपनी बंदूक नीचे रख दी। उन्होंने एक पत्थर फेंका, पहले हमलावर का ध्यान भटकाने के लिए, और जैसे ही उसका ध्यान भटका, पलक झपकते ही उन्होंने पीछे से उसका हाथ डेटोनेटर पर ही कसकर पकड़ लिया। और ठीक उसी पल एक दूसरे ऑफिसर ने दूसरे हमलावर की कलाई पर इतनी सटीक गोली मारी कि उसका हाथ बेकार हो गया और डेटोनेटर बिना फटे जमीन पर गिर गया। घड़ी में वक्त था सुबह के 5:52। पूरा इलाका अब सुरक्षित था और ठीक 6 घंटे बाद प्रधानमंत्री का काफिला उसी रास्ते से गुजरने वाला था। एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा टल चुकी थी। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। ये जो हम शांति और सुरक्षा अपने चारों ओर देखते हैं, इसे बनाए रखने के लिए पर्दे के पीछे हर रोज ऐसी कितनी ही अनकही और अनदेखी लड़ाइयाँ लड़ी जाती होंगी। ये सोचने वाली बात है। जय हिंद।